राजस्थान उदयपुर की रहने वाली एक फैमिली अपने कार में बैठ के माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू पहुंचती है और उधर दर्शन करने के बाद से ही ना इनको हिंट्स मिलने शुरू हो गए थे कि बेटा आगे तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही भयानक होने की संभावना है। पर इस हिंट को नजरअंदाज करते हुए ये फैमिली वहां से सीधा पठानकोट के लिए निकलती है और फिर इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे पूरा पढ़ने के बाद मेरे शरीर के अंदर जबरदस्त सिहरन होने लगी। ये एक ऐसे भूतिया लूप में फंस गए थे जिस कारण ना तो वहाँ के लोकल्स ने इनकी मदद की और ना ही आर्मी वालों ने। अच्छा, जिन्होंने मुझे ये घटना भेजी है उनके उस ट्रिप से वापस जिंदा लौटने की कहानी ना आपके अंदर गूज़बम्प्स ला देगी, ये गारंटी है मेरी। और हाँ, ये कहानी पूरी सुनने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों कुछ लोगों को ये भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीजें दिख जाती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हजारों बार उस एरिया को पार किया होगा पर वो आत्माएं उन लोगों को अपना प्रेजेंस फील नहीं करवाती। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो इस वीडियो में रिवील करूंगा मैं। कहानी में बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये आप बीती मुझे भेजी है मनोज साहू जी ने, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। जनवरी 2010 में मनोज के पिताजी का देहांत हो जाता है और ठीक उसके 2 महीने के बाद मार्च में मनोज अपनी हायर स्टडीज के लिए न्यूजीलैंड चले जाते हैं। 2013 में जब ये न्यूजीलैंड से वापस इंडिया आए तो इनकी शादी होती है और इनकी वाइफ का नाम है नीलम। अब मनोज और इनके इन-लॉज इन दोनों फैमिली की इष्ट देवी है माँ वैष्णो देवी। इनका एक चीज फिक्स था कि हर साल ये लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। पर मनोज के न्यूजीलैंड जाने के बाद इसकी फैमिली भी पिछले 2 साल से नहीं जा पा रही थी। शादी के बाद मनोज ने डिसाइड किया कि यार दोनों फैमिलीज इकट्ठे चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो इसने अपने कजन से बात की, उनका नाम है पंकज। इन्होंने पंकज को बोला कि भाई मुझे तेरी गाड़ी चाहिए थी वैष्णो देवी जाने के लिए। तब पंकज ने अपनी इंडिगो कार मनोज को दे दी, साथ में एक ड्राइवर भी दिया जो कि इनके ही कॉलोनी के रहने वाला था। यहाँ पर ड्राइवर का नाम है शेखर। ये सब कैरेक्टर्स के नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे इनका लिंक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ टोटल 6 लोग थे वैष्णो देवी जाने के लिए। मनोज, उनकी वाइफ नीलम, जो मनोज का ड्राइवर था शेखर, मनोज के इन-लॉ मतलब उनके सासू माँ, और मनोज की एक भांजी थी जिसका नाम था रानू। ये टोटल 6 लोग बैठ के उदयपुर से निकलते हैं जम्मू के लिए। पर उनको जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ये ट्रिप इनकी जिंदगी में एक भूचाल लाने वाली है। उदयपुर से निकलने के बाद पहले ये लोग पुष्कर जाते हैं, वहां पे इन्होंने दर्शन किए और फिर उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं बीकानेर के करणी माता मंदिर। पूरे 2 दिनों के बाद ये लोग घूमते फिरते पंजाब से होते हुए जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू में इन्होंने रूम लिया और अगले दिन इनकी माता वैष्णो देवी के लिए चढ़ाई शुरू होनी थी कटरा से। जम्मू से कटरा के बीच कोई 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगली सुबह सुबह ये लोग कटरा पहुंचकर वहां से ट्रैक स्टार्ट करते हैं माता वैष्णो देवी के। और कोई 6-7 घंटे के बाद ये लोग माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और जो मनोज है ना, उसका एक रिवाज रहा है हमेशा से कि ये जब भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता था उस रात वो भवन के अंदर ही रुकता था और फिर अगले दिन सुबह सुबह उतर के ये नीचे आता था। पर इस बार जब मनोज ऊपर पहुंचा तब इसके अंदर पता नहीं क्या आया, क्या चल रहा था इसके दिमाग में। ये डिसाइड करता है कि मैं आज रात को ही कटरा छोड़ के जम्मू पहुंचूंगा, मुझे भवन के अंदर रात नहीं गुजारना है। इसके फैमिली वाले भी मना करते हैं कि यार आज रात यहीं रुक जाते हैं भवन में, कल चलेंगे कटरा से आगे। पर मनोज नहीं मानता। शाम को ये अपनी फैमिली के साथ जब माता वैष्णो देवी से नीचे उतरने के लिए निकला तब अचानक बहुत तेज बारिश आने लगी, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और लाइट वाइट सारी ऑफ हो गई। एक बहुत अंधेरा एटमॉस्फेयर हो चुका था और इस चक्कर में विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। मनोज को ऐसा फील हो रहा था कि कोई चीज इसे रोक रही है कि आज मत जाओ, पर इसने उस साइन को इग्नोर किया। थोड़ा सा आगे गया तो इसका पैर भी फिसल जाता है। ये भी एक हिंट था कि आज रात यहीं रुक जाओ भवन में, नहीं तो जो चीज तुम्हारे साथ होने वाली है वो तुम झेल नहीं पाओगे। पर मनोज के अंदर की बेचैनी ने इसके पूरे बुद्धि विवेक को ढक दिया था। सारे हिंट्स और वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए मनोज अपनी फैमिली के साथ माता वैष्णो देवी से नीचे उतरकर सीधा जम्मू अपने होटल पहुंचता है। अगले दिन सुबह 6 बजे ये सब लोग जम्मू से निकलते हैं पटनी टॉप के लिए। जम्मू से पटनी टॉप की दूरी कोई 90 किलोमीटर है और सुबह के 10 बजे ये लोग पटनी टॉप पहुंचते हैं। वहां पर एक होटल के अंदर चेक इन किया और फिर पटनी टॉप में अपना साइट सीइंग और शॉपिंग करने के बाद ये लोग तैयार थे उधमपुर से होते हुए पठानकोट की ओर जाने के लिए। और भाई साहब इसी स्ट्रेच में सारा खेला होता है इनके साथ। अब पटनी टॉप से कोई 50 किलोमीटर चलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं उधमपुर। अब उस टाइम पर तो गूगल मैप इतना चलता नहीं था, तो ये लोग जो रास्ते के लोकल्स थे उनसे ही रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी और इसी बीच जब इन लोगों ने उधमपुर क्रॉस किया तब मनोज ने किसी लोकल को रोक के पूछा कि भैया हम लोग को पठानकोट जाना है, यही रास्ता जाएगा क्या सीधा वाला?
तब उस लोकल ने बताया कि हाँ ये रास्ता तो जाएगा, पर एक शॉर्टकट रास्ता भी है जो आपका 2-3 घंटे बचा सकता है। अब पहाड़ों में देखो 2-3 घंटे का टाइम सेव होना, वो भी इवनिंग के टाइम, बहुत बड़ी बात है। तो मनोज ने बोला कि ठीक है, फिर हम वो शॉर्टकट वाला रास्ता ही लेंगे। उस आदमी ने वर्बली रास्ता समझा दिया उनको कि इधर से ऐसे मोड़ के इस रास्ते पे जाइएगा। पर ये शॉर्टकट इनकी जिंदगी का सबसे भयानक शॉर्टकट होने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था इनके साथ जो ना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मनोज जी बताते हैं कि ये वो रास्ता था जो शाम के 6 बजे के बाद लोकलाइट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा बंद कर दिया जाता था कि यहाँ से अब कोई भी आगे नहीं जाएगा। उस लोकल के बताए रूट को फॉलो करते हुए ये सब लोग उस रास्ते पर बढ़ने लगते हैं और फाइनली एक डाइवर्जन आता है। उस डाइवर्जन से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ जा रहा था और दूसरा वाला सीधा। गर्मी का टाइम था और शाम के 6 बजने वाले थे। मनोज जी बताते हैं कि बाद में इन्हें पता चला कि उस जगह पर एक आदमी बैठा होता है, क्योंकि दिन के टाइम ऐसे वो लोग बैरिकेड नहीं लगाते। एक आदमी बैठा होता है और वहीं रोकता है सारी गाड़ियों को कि इधर से मत जाओ। पर जब ये लोग पहुंचे वहां पर तो देखा कि कोई भी आदमी नहीं है, सिर्फ वो 2 रास्ते थे और इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। ये लोग अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि जो वो लेफ्ट वाला रास्ता है वहां से एक बाइक पर एक आदमी और औरत बैठ के आते हैं। उन दोनों ने व्हाइट कपड़ा पहना हुआ था और उस आदमी की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी। वो आके इनके पास मोटरसाइकिल रोक देता है। मनोज ने पूछा कि हमें पठानकोट जाना है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता जाएगा। तब उसने इशारे में ही बोला कि जो वो सीधा रास्ता है उधर की तरफ चले जाइए। बोला नहीं उसने कुछ, पहले इशारा किया कि उधर से। ये लोग गाड़ी में दोबारा बैठे और उस रास्ते से निकलने लगे। जब वो लोग उस सीधे रास्ते पर निकल रहे थे तब जो ड्राइवर था शेखर, इसकी नजर पड़ती है अपने राइट हैंड साइड में। ये देखता है कि एक आदमी इसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और वो चिल्ला रहा था कि रुको रुको। पर इन लोगों ने उस आदमी को नजरअंदाज किया और अपनी गाड़ी उसी सीधे रास्ते पर लेकर जाने लगे। ये वही आदमी था जो वहां पर बैठकर सबको रोकता था कि 6 बजे के बाद आगे मत जाओ। या भी शायद टॉयलेट वगैरह करने गया हुआ था। और जब इसने गाड़ी को उस रास्ते पर जाते देखा तब रोकने की कोशिश की, पर अभी बहुत लेट हो चुका था दोस्त। अब देखो गर्मी के टाइम में दिन बहुत लंबा होता है और शाम के 6 बजे उतना कुछ अंधेरा हुआ नहीं था जब ये लोग उस डाइवर्जन पे खड़े थे। पर जैसे जैसे ये लोग उस रास्ते पर आगे जा रहे थे ना, लाइट कंपैरेटिवली कम होते जा रहा था। मतलब वो एक जंगल वाला स्ट्रेच स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर शेखर गाड़ी चला रहा था और जो ड्राइवर के साथ वाली सीट होती है उस पर मनोज की माँ बैठी थी। ड्राइवर के जस्ट पीछे विंडो साइड मनोज बैठे हुए थे। उसके बाजू में मनोज की वाइफ नीलम और उसके बाजू में मनोज की भांजी रानू और सबसे लास्ट में दूसरे विंडो साइड पर मनोज की मदर इन लॉ बैठी थी। मनोज अभी तक एकदम रिलैक्स होके बैठा हुआ था। जब डाइवर्जन से ये लोग आगे बढ़े तो पूरी पक्की सड़क थी और कोई 15 मिनट ड्राइव करने के बाद पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है दोस्त। पक्की सड़क का साथ छूट चुका था। दोनों साइड पेड़ थे घने घने और जो वो पेड़ थे वो ना ऐसे झुके हुए थे। ऐसे झुक के रोड का जो स्ट्रेच था उसको ये कवर कर रहे थे दोनों साइड के पेड़। मनोज बताते हैं कि मैं अभी तक एकदम रिलैक्स स्टेट में था, एंजॉय कर रहा था पूरे सफर को। पर अचानक वो पक्की सड़क वाला स्ट्रेच पार करने के बाद ही मुझे कुछ फील हुआ अंदर से। जो मैं एकदम रिलैक्स मोड में था उससे मैं बाहर आ गया और ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो गया ये सब। अंदर से मैं पैनिक करने लगा बहुत ज्यादा। मतलब मुझे साफ साफ फील हो रहा था कि कुछ नेगेटिविटी है यहाँ के आसपास के एटमॉस्फेयर में। मनोज ने अपनी वाइफ से बोला कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है हम शायद किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं। तब इसकी वाइफ बोलती है कि चिंता मत करो, माता जी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। मनोज अभी कुछ समझ ही पाता कि इसकी नजर अचानक रोड के साइड पर एक माइलस्टोन बना हुआ था और उस माइलस्टोन पर लिखा था चांडाली। अब वो माइलस्टोन देखने के बाद ही मनोज के रोंगटे खड़े हो गए एकदम। ये सोचता है कि यार ये कैसा नाम है चांडाली। इसने अपने ड्राइवर से बोला कि शेखर, मतलब हम चले जा रहे हैं इस रोड पे, ना कोई हमें क्रॉस कर रहा है, ना कोई सामने से आ रहा है हमारे, ना इधर एक भी दुकान दिख रही है, घर वर कुछ नहीं दिख रहा है यार, हम ही अकेले चल रहे हैं क्या इस रास्ते पे। शेखर कुछ जवाब नहीं देता है। ये चुपचाप अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए उस जंगल के स्ट्रेच को पार करने में ध्यान लगा रहा था। 6:45 पर जब एकदम घनघोर अंधेरा हो चुका था तब इनके गाड़ी के लाइट के अलावा उस रास्ते पर और कोई लाइट सोर्स नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही इनको सामने एक ब्रिज दिखाई देता है। इनको ब्रिज पार करके दूसरी साइड जाना था, पर शेखर की नजर अचानक उस ब्रिज के सामने पड़ती है। उस ब्रिज के सामने पत्थर पड़े हुए थे। आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसे जहाँ पर लूटपाट होती है वहां पर ऐसे पत्थर डाल के, कांटे वाटे डाल के रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं। शेखर ने जब उस पत्थर को देखा तो इसे लगा कि शायद ये कोई ट्रैप है हमारे लिए। शेखर ने गाड़ी रोकी। ये मनोज से बोलता है कि भैया मैं अभी तेजी में ब्रिज क्रॉस करूंगा और अगर कोई सामने आया उस टाइम पे तो मैं उसको उड़ा दूंगा।
मनोज ने थोड़ा सोचा और बोला कि हाँ ठीक है, उड़ा देना। कौन आ रहा है देखने, हमारे अलावा तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, और कोई मतलब ही नहीं बनता है कोई सामने आके खड़े हो जाए इतने सुनसान रास्ते पर। शेखर ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया और ये उस ब्रिज को पार कर देता है। अब ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही इनको दिखाई देता है कि सामने से एक ट्रक आ रही है इनके तरफ। इन सबको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो यार फाइनली कोई तो आ रहा है इस रास्ते पे। पर भाई साहब जैसे ही ये लोग उस ट्रक के करीब पहुंचे वो ट्रक वहां से गायब हो गया। ये सीन देख के शेखर, मनोज और उसकी मम्मी कांप गए एकदम जोर से। पर गौर करने वाली बात यह है कि जो शेखर की वाइफ थी और उसकी भांजी और उसकी मदर इन लॉ, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये लोग एकदम नॉर्मल थे, रिएक्शन सिर्फ इन तीनों में ही था। पर इन लोगों ने किसी से कुछ बोला नहीं। ये सब लोग चुप थे और मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद इनको अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक बस दिखती है। इन लोगों ने पाया कि वो बस कोई 5-10 की स्पीड में आगे बढ़ रही थी और बस के ठीक साइड में कोई 10-15 लोग एक लाइन बना के चल रहे थे सीधे सीधे। यहाँ पर भी सबने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे। फिर ये लोग देखते हैं कि उस चलती बस के अंदर ही जो ये लोग लाइन बना के खड़े थे ये एक एक करके चढ़ने लगे। और जिस मोमेंट पे इन लोगों ने बस को पार किया ना, तो इनकी नज़र गई ड्राइवर सीट पे और इन्होंने पाया कि भाई साहब ड्राइवर सीट तो खाली है। बस अपने आप उस रास्ते पर मूव कर रही थी। यहाँ पर इन तीनों का खून पानी हो चुका था दोस्त। अभी इस टाइम पे जो मनोज की वाइफ, इनकी भांजी और मदर इन लॉ थी, ये सब लोग सो चुके थे। मनोज बताते हैं कि अगर किसी ने नरक नहीं देखा है ना भाई, तो एक बार उस रास्ते पर जाके देख ले। शेखर हिम्मत करके धीरे धीरे गाड़ी अपनी आगे बढ़ा रहा था। जंगल का पूरा पैच था, बहुत तेज भगा भी नहीं सकते ये लोग। और फिर एक टर्न लेने के बाद इनको एक कार दिखाई देती है। शेखर, मनोज और उनकी माँ ने देखा कि उस कार के बैक सीट पे 2 लड़कियां, उन्होंने पीछे वाले कांच को ऐसे होल्ड करके अपना मुंह पूरा चिपका रखा उस पे। कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था चेहरे पे। और वो कार बहुत धीरे धीरे 10-15 की स्पीड में आगे बढ़ रही थी। जब ये लोग उस कार के एकदम पैरेलल पहुंचे तो उस ड्राइवर सीट पर उन दोनों लड़की के पापा बैठे थे। उनकी बॉडी एकदम स्ट्रेट थी, सीधी बिल्कुल। फिर इन्होंने नोटिस किया कि इनका जो चेहरा है ना, ये पूरा वाइट पड़ा है। अब जैसे ही ये चीज इन लोगों ने देखी, भाई साहब इनकी फटेहाल हो गई। ये अब श्योर हो चुके थे कि अभी तक जितने भी इनकाउंटर हुए इनको इस रास्ते पे, इसमें से कोई इंसान नहीं है, ये सारी आत्माएं इस रोड पर घूम रही थी। शेखर बस इस फिराक में था कि यार जल्दी से जल्दी मैं इस वाले एरिया को पार करके बाहर निकलूं। पर इन्हें कोई वे आउट दिख ही नहीं रहा था। ये पिछले 20-25 किलोमीटर से उस रोड पर चले जा रहे थे। अब कुछ दूर और चलने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी गाड़ी एक वैली में एंटर कर रही है। रोड के साइड में पूरी नदी बह रही थी और एक साइड पर पहाड़ थे। कोई 5-10 की स्पीड में शेखर धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा था और अचानक आगे जो मनोज की मम्मी बैठी हुई थी, उनके विंडो के पास किसी ने अपना हाथ उठाया। ये देख के मनोज की मम्मी चिल्लाई जोर से। अब जैसे ही चिल्लाई, जो पीछे लोग सो रहे थे उनकी नींद भी टूट जाती है, पर इन्हें अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मनोज, उनकी मम्मी और ड्राइवर देखते हैं कि जो हाथ अभी मम्मी की विंडो के पास आया था वो किसी 10-12 साल के बच्चे का था। इन्होंने पाया कि वो बच्चा दौड़ के रोड की थोड़ी ही दूर पर उसके मम्मी पापा शायद खड़े थे, उनके पास जाके रुक जाता है। और फिर जब इनकी नज़र गई उनके मम्मी पापा पे, तो देखते हैं कि भाई उन दोनों का सर ही गायब है। मतलब खौफ के चरम सीमा पर पहुंच चुके थे ये लोग अभी। मनोज को ऐसा फील हो रहा था कि जो रोड के साइड पर बच्चा खड़ा है वो ना इनको बुला रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि ये लोग गाड़ी से बाहर निकल जाए कैसे भी। गौर करने वाली बात यह है कि जब वो हाथ ऊपर आया था विंडो के पास, तो उसने गाड़ी को टच नहीं किया। कुछ दूर और आगे जाने पे इनके सामने अचानक रेड कलर की ऑल्टो आ जाती है। पंजाब नंबर की गाड़ी थी और ये लोग देखते हैं कि उस ऑल्टो गाड़ी में एक 8-10 साल का बच्चा है और वो अपने नाखून से जो विंडो होती है ना डोर की, उस पर स्क्रैच कर रहा था। स्क्रैच करते हुए वो इशारा कर रहा था कि मुझे यहाँ से निकालो बाहर, या फिर तुम लोग अंदर आ जाओ गाड़ी के, हमारे साथ चलो। बहुत ज्यादा डर गए थे सारे के सारे, पर इनके दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि हमें गाड़ी से नहीं निकलना है बाहर। मनोज शेखर को बोलते कि भाई कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना, एकदम चलते रहो तुम आगे। और कुछ सेकंड के बाद ही शेखर देखता है कि जो वो ऑल्टो गाड़ी चल रही थी आगे, वो जाके एक पेड़ में टकराती है। पेड़ में टकरा के वो गाड़ी रुक गई। अब नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी इंसान अपनी गाड़ी रोक के जाके पहले देखेगा कि अंदर जो लोग बैठे थे वो लोग सही सलामत तो है ना। पर इनको तो यहाँ पे पहले ही समझ में आ गया था कि भाई हम इंसानों के बीच तो ड्राइव कर ही नहीं रहे। शेखर को एक स्ट्रॉन्ग पुल हो रहा था कि यार गाड़ी रोक और जाके देख, अंदर वो बच्चा बैठा हुआ था।
पर मनोज लगातार इसको पीछे से बोले जा रहा है कि शेखर गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना। शेखर यहाँ मनोज के बात मानते हुए उस गाड़ी को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगता है। करीब 3 घंटे उस रास्ते पर ड्राइव करने के बाद ये लोग फाइनली एक स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां उन्हें दूर से एक चुंगी नाका दिखाई देता है। जो वो पुलिस की चेक पोस्ट वगैरह बनी होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा दूर से। और जहां पर वो स्ट्रक्चर था वहां से 2 रास्ते कट रहे थे, एक ऊपर की तरफ जा रहा था और एक रास्ता राइट हैंड साइड की तरफ। मनोज देखते हैं कि उस नाके पे एक दुकान है और दुकान के अंदर लाइट जल रही थी। वहां पर बाहर 3-4 लोग बैठे हुए थे। तब जाके इनके जान में जान है कि यार चलो फाइनली हमें कोई लोग दिखे, यहाँ पे लाइट वाइट भी जल रही है। मनोज बोलता है कि शेखर गाड़ी साइड में लगा तो, पर कोई भी इस गाड़ी से उतरेगा नहीं बाहर। तो शेखर ने रोड की साइड पर अपनी कार खड़ी की और रोड की दूसरी साइड पर वो दुकान था जहाँ वो 3-4 आदमी बैठे हुए थे। मनोज बोलता है कि तुम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना। ये उतरता है गाड़ी से और चल के उनके पास जाता है। बोलता है कि भैया हमें पठानकोट जाना है और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर मतलब कुछ टॉल वॉल का भी है क्या, कुछ मतलब देना है क्या पैसे वगैरह? अब बताइए मैं दे देता हूँ। ये अपना पर्स निकाल के ऐसे जो नोट था वो निकालने लगा। पर मनोज बताता है कि वो जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मतलब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि ना ही उनको कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ सुनाई, वो बस आपस में ही बात कर रहे थे अपना। मनोज ने बताया कि शायद वो किसी की स्पिरिट थी जो वहाँ बैठी हुई थी, या फिर जो लोग वहाँ बैठे थे उनको ऐसा लग रहा था कि मनोज कोई स्पिरिट है जो जंगल से होते हुए इधर आया है। बहुत पूछने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब मनोज पीछे मुड़ता है अपनी कार की तरफ जाने के लिए। जब कार के पास आया तब मनोज की नज़र पड़ती है जिस साइड में लोग खड़े थे ना, उसी साइड पर थोड़ा सा और आगे एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी था और उसने भी व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और शक्ल बहुत ज्यादा क्लियर दिख नहीं रही थी। वो इनको इशारा करके बुला रहा था अपनी तरफ और बोल रहा था कि ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये जाएगा आगे, ऐसे इशारा कर रहा था। मनोज फटाक से गाड़ी के अंदर बैठता है। शेखर ने गाड़ी का लाइट ऑन किया और जब लाइट उस सामने वाले आदमी के चेहरे पर पड़ी तब इनके रोंगटे खड़े हो गए भाई। ये देखते हैं कि भाई उसका पूरा चेहरा एकदम होता है ना कि चाकू से लेके किसी ने वो खरोट दिया हो, पूरा उस तरीके से था। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर था ही नहीं चेहरे का। मनोज बोलता है शेखर से कि देख इसने ऊपर जाने के लिए बोला है तो हम ऊपर तो एकदम नहीं जा रहे, गाड़ी राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ दे। और जैसे ही ये गाड़ी मुड़ा के राइट हैंड साइड वाले रोड पर चलने लगा, इसने देखा कि इसके सामने 15-20 पठान खड़े हैं। वो सब सामने से चल के इनकी गाड़ी की तरफ आ रहे हैं और उन सब ने ना गाड़ी को घेर लिया चारों तरफ से, पर कोई भी गाड़ी टच नहीं कर रहा था। दिमाग की सारे नसें खुल चुके थे इनकी। यहाँ पर शेखर कॉन्शियसली कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। ये बस गाड़ी का एक्सीलेटर लगा के हॉर्न बजाते हुए उस वाले एरिया को पार करना चाहता था। सब यहाँ पर वैष्णो देवी माता से प्रार्थना करने लगे कि माँ हम लोगों की रक्षा कीजिए, बचा लीजिए। और जहाँ पर वो पठान गाड़ी को घेर के खड़े थे वहाँ से कोई आधा किलोमीटर आगे जब बढ़े ये लोग, तब जो मनोज की वाइफ थी ये बोलती है कि मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ जानवर वानवर की आवाज आ रही है, पर इनमें से किसी और को भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मनोज ने बोला कि जंगल का एरिया है, होगा कोई जानवर आसपास। तब इसकी वाइफ बोलती है कि नहीं 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 नहीं, शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। मनोज यहाँ पर अपनी वाइफ को डांट देता है कि यार चुप हो जाए, ऐसे ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है। और जैसे ही उसने डांटा, इसकी वाइफ का ना रिएक्शन चेंज हो गया एकदम। उनकी आंख एकदम वाइड ओपन हो गई और ना ये मनोज को एकदम जोर जोर से डांट के बोलने लगी कि मैं तुमको रोक रही थी कटरा में ही, पर तुमको तो वहां से भवन छोड़ के जाने की जल्दी थी। मैंने उस चक्कर में बारिश भी करवाया, तुम्हारा पैर भी फिसला। ये सब मेरे संकेत थे कि आज रात मत जाओ वहां से, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। पर तुम उन सारे संकेतों को इग्नोर करते हुए अपनी जिद पर अड़े रहे। अभी मुझे अपने भवन छोड़कर तुम्हारी रक्षा करने के लिए आना पड़ा है। भाई साहब, जब मैंने मनोज के ईमेल की ये लाइन पढ़ी ना, मेरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। सोचो क्या मोमेंट होगा वो। माता साक्षात इनकी रक्षा करने आई थी। इन सारे लोगों ने मनोज के वाइफ के सामने हाथ जोड़ लिए कि हमें माफ कर दीजिए माता, हमें अपने गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें अब सही मार्ग दिखाइए आप। उनकी प्रार्थना सुन के फिर माता ने, जो मनोज की वाइफ नीलम पर आ रखी थी, उन्होंने पूरा रास्ता उनको बताया कि यहाँ से राइट लो, यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद ये रोड आएगा। और फाइनली रात के 11 बजे ये लोग उस पहाड़ी वाले क्षेत्र को पार करके प्लेन में एंटर करने वाले थे। और जहाँ पर वो पहाड़ी वाला रूट खत्म हो रहा था वहीं पर एक आर्मी कैंप बना हुआ था। इन लोगों ने देखा कि एक आर्मी जवान जो वहाँ पर तैनात था, उन्होंने इसकी गाड़ी को हाथ दिया रोकने के लिए। इस पॉइंट पर इन लोगों को सामने हाईवे दिख रहा था। ये लोग जब आर्मी वाले के पास रुके तब शेखर ने अपना शीशा नीचे किया। तब आर्मी वाले ने पूछा कि इस समय आप लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है? तब बताया शेखर ने कि हम लोग सामने उस हाईवे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हमें पठानकोट जाना है। इस टाइम पर मनोज की वाइफ भी नॉर्मल हो चुकी थी एकदम,
और भाई जब वो आर्मी वाला शेखर से बात कर रहा था तभी इन लोगों ने देखा कि उसके पीछे से 5-6 और जवान आते हैं और उन लोगों ने जो वो आर्मी जवान बात कर रहा था शेखर से, उस जवान को पकड़ के पीछे हटाने लगे। उन्होंने उससे बोला कि तुझे पता नहीं है क्या, क्यों बात कर रहा है, जानता है ना क्या होता है यहाँ पे, क्यों बात कर रहा है। ये लोग जवान को उस गाड़ी के पास से दूर लेके चले गए। मनोज को समझ ही नहीं आया कि यार क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट किया उन आर्मी वालों ने। ये शेखर को बोलता है कि भाई तू आगे ले गाड़ी हाईवे पे, और उधर ही किसी ढाबे पे रुकना, थोड़ा रुक के चाय वाय पीते हैं और मूड फ्रेश करते हैं। ये लोग हाईवे पर चढ़ते हैं और वहीं शेखर ने एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी की। मनोज अंदर जाके चाय ऑर्डर करता है और इसने ना ढाबे वाले से बात करना स्टार्ट किया। इसने पूरी बात बताई कि हमने अभी ऐसा ऐसा फेस किया है। तब वो ढाबे वाला बोलता है कि भाई तुम लोग जिंदा लौट के आ गए, उसी की खैर मनाओ, नहीं तो वहाँ से कोई वापस नहीं आता है जिंदा। उसने बोला कि वो जो पूरा शॉर्टकट रास्ता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो पूरा 60-70 किलोमीटर का एरिया कब्रिस्तान है। फटे में इन लोगों ने चाय खत्म की और यहाँ पर शेखर की तबीयत खराब हो चुकी थी। शेखर पीछे बैठता है और मनोज ने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। कई सारे सवाल लेके ये लोग वापस उदयपुर पहुंचते हैं और वहां से मनोज जाता है अपने गुरु महाराज के पास। वहां जाके उसने गुरुजी को सारी बात बताई और पूछा कि वो जो आत्माएं थी वो हम लोगों को मार भी तो सकती थी। तब उनके गुरु महाराज ने बोला कि जब तुम लोग उदयपुर से निकले थे तब तुमने अपनी गाड़ी में बालाजी हनुमान मंदिर का धागा बांधा था। उस धागे ने ही तुम्हारी गाड़ी को रक्षा कवच प्रदान किया हुआ था, उसी कारण तुम और तुम्हारी फैमिली बच पाए, वरना कोई चांस ही नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे खड़े होते। फिर मनोज ने पूछा कि लेकिन वो जो आत्माएं थी वो इनको क्यों नहीं दिख रही थी, नीलम, सासू माँ और रानू को। तब उनके गुरु महाराज ने बताया कि हर इंसान 2 कुल में डिवाइडेड होता है, एक देव कुल होता है, एक राक्षस कुल का होता है। तो जो देव कुल के लोग होते हैं उनको ये एंटिटीज नहीं दिखाई देती, लेकिन वहीं जो राक्षस कुल के लोग होते हैं उनको ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत इजीली अपना प्रेजेंस फील करवा पाती हैं या फिर दिख जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप राक्षस कुल से हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी राक्षस जैसी होगी, आप राक्षसी हरकत करोगे। ये बस एक डिवीजन होता है ह्यूमन लाइफ का। अच्छा एक बात और, जो वो आर्मी वाला बंदा इनसे बात कर रहा था ना और बाकी के जवान उसको पीछे लेके गए, उनको तो सारी बातें पता थी। तो इनको ऐसा लगा कि जो मनोज और उसकी फैमिली है ये भी उन्हीं आत्माओं में से एक है, इसलिए आर्मी वालों ने उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया। और सेम वही चीज उस चुंगी नाके पर हुई थी। जो लोग वहां बैठे हुए थे उनको भी यही लगा कि ये कोई स्पिरिट है जो आके इनसे सवाल जवाब कर रही है, और अगर हमने इसको रिस्पॉन्ड किया तो भाई हमारी भी यही दुर्दशा हो जाएगी। तो यार ये थी पूरी कहानी मनोज भाई की। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं, आपको कुछ और भी पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।